बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है। लास्ट लेक्चर हमने किया था सॉलिड्स पे और हमने सॉलिड्स की दो टाइप्स की थी, अमार्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि अगर हमारे पास जो सॉलिड है उसकी डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप होगी, मैंने आपको बताया था डेफिनेट फेसेस एजेस कार्नर होंगे, तो वो हमारे पास बनती है क्रिस्टलाइन फॉर्म। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड और शार्प होते हैं। दूसरी तरफ अमार्फस का मतलब मैंने आपको बताया था शेपलेस। तो ये दो तरह के सॉलिड्स होते हैं, एक जिनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और दूसरे वो सॉलिड्स जिनकी डेफिनेट शेप किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। फिर हमने दो पॉइंट्स किए थे। एक पॉइंट था हमारा कि हम अमार्फस सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन में कैसे चेंज करते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अमार्फस में कैसे चेंज करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैंने आपको बताया था कि अगर हम इनको पहले क्विकली शार्प मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट करें और उसके बाद क्विकली कूल करें, तो उन्हें रेंज होने का टाइम नहीं मिलता, ऑर्डर्ड फॉर्म में आने का टाइम नहीं मिलता, तो वो हमारे पास बन जाते हैं अमार्फस सॉलिड। और अमार्फस को मुकम्मल तौर पे तो क्रिस्टलाइन में नहीं बदला जा सकता, लेकिन कुछ ऐसे अमार्फस सॉलिड्स होते हैं जिनको हम हीट दें तो उनमें थोड़ी बहुत अरेंजमेंट आ जाती है, तो वो पार्ट्स उनका क्रिस्टलाइट्स कहलाता है। आज हमने देखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, ज्योमेट्रिकल शेप। मैंने आपको बताया था इनके डेफिनेट फेसेस एजेस और कॉर्नर होते हैं। तो मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूँ। पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेस एज एंड कॉर्नर। ये देखें, अगर ये मेरे पास एक क्रिस्टल है तो ये इसका फर्स्ट फेस मैंने ड्रॉ किया, ये उसका सेकंड फेस ड्रॉ किया। जिस तरह आपके पास कोई भी बॉक्स हो, ठीक है, आप अगर उस बॉक्स को देखें तो उसके टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो यहाँ भी एक इसका ये फेस बनता है, एक इसका ये फेस बनता है, एक इसका ऊपर वाला फेस बनता है, एक इसके पीछे फेस है, एक इसके, यानी टोटल 6 फेसेस होते हैं। ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये 8 इसके एक हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के ये 8 कॉर्नर्स होते हैं। एजेस 12 एजेस बेसिकली होते हैं। और व्हाट इज एज, जिधर दो फेसेस आपस में जिस पॉइंट्स पे मिलते हैं उसको हम एज बोलते हैं। यानी अगर आप अपने रूम को देखें तो उस रूम की जो दीवारें हैं, छत है और फर्श है, ये इसके फेस कहलाते हैं। ठीक, जिधर दो फेस जुड़े हुए हैं उनको एज कहते हैं। और टॉप वाले चार और नीचे वाले चार ये कॉर्नर्स कहलाते हैं। तो जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसकी डेफिनेट शेप होती है। तो चेक करें, ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ डेफिनेट डिस्टिंक्टिव डिमेट्रिक शेप। डिस्टिंक्टिव मीन एक दूसरे से डिफरेंट ड्यू टू डेफिनेट ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम आइन आर मॉलिक्यूल इन 3 डायमेंशन स्पेस। फॉर अ गिवन क्रिस्टल, इंटरफिशियल एंगल। व्हाट इज इंटरफिशियल एंगल? दो फेसिस के दरमियान जो एंगल बनता है। यू कैन से, अगर एक दीवार और दूसरी दीवार है जिस पॉइंट पे वो पूरी कनेक्ट है, वो इसका इंटरफिशियल एंगल कहलाता है। आगे डेफिनेशन, वी हैड विद सरफेस इंटरेक्ट आर ऑलवेज सेम नो मैटर इन विच शेप दे आर ग्राउंड। यानी एक सॉलिड के अंदर जितने इंटरफिशियल एंगल होते हैं वो सारे सेम टू सेम होते हैं। फेसिस एंड एंगल रिमेन करेक्टरिस्टिक इवन व्हेन मटेरियल इज ग्राउंड टू फाइन पाउडर। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हम उसको ब्रेक कर देते हैं, छोटे छोटे टोर कर देते हैं छोटे छोटे पीसीज में, तो वो उसके पीस बनते हैं, उनकी भी डेफिनेट शेप, डेफिनेट फेसिस एजेस और कॉर्नर होते हैं। नंबर टू, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपको बताया था ये पिछले लेक्चर में भी कि अगर उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट हो, डेफिनेट का मतलब कि जूं जूं आप उसको हीट दें वो मेल्ट ना हो, बल्कि एक फिक्स टेम्परेचर आए जिसपे सारे का सारा मेल्ट हो जाए या सारे का सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड बॉयल हो जाए, तो उसको फिक्स्ड कहते हैं। जिस तरह आप अपने माइंड में रखें, अगर मेरे पास एक पेपर है, उसको मैं आग लगाता हूँ, तो आपको पता है जिस जिस तरफ हीट जाएगी वो बर्न हो जाएगा। इसका मतलब उसका डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, प्लास्टिक का नहीं है, रबड़ का नहीं है। लेकिन जो क्रिस्टलाइंस होते हैं उनका डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 3 है क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज प्लेन का क्या मतलब है? इसको भी एक एग्जांपल अपने माइंड में रखें। अगर आपके पास एक मिरर है, शीशा है, आप उसको तोड़ देते हैं, तो आपको पता है वो दोबारा जुड़ नहीं सकता, वो अपनी वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसलिए नहीं आता कि वो डेफिनेट प्लेन्स पे नहीं टूटता, वो रैंडमली टूटता है, मुख्तलिफ डायरेक्शन से टूटता है, उसको दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड इसके उल्ट होते हैं। अगर हम इनके ऊपर फोर्स लगाते हैं, जब ये ब्रेक होते हैं तो ये डेफिनेट प्लेन्स में ब्रेक होते हैं। मतलब यू कैन से इनके जो पार्ट्स बनते हैं वो पार्ट्स दोबारा जोड़ के उसी क्रिस्टलाइन को अरेंज कर सकते हैं, दोबारा उनमें वो आप कह सकते हैं अरेंजमेंट आ सकती है। या इस तरह करें कि अगर हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वो टूटता है तो उसको जो पीस बनते हैं वो भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसके भी डेफिनेट फेसेस होते हैं और वो एक दूसरे के साथ दोबारा रिकनेक्ट होकर इस पूरे क्रिस्टल को बना सकते हैं। चेक करें, वेन एवर
the crystalline solid are broken, they do so along definite planes, और these plane are called cleavage plane and they are inclined to each other. Inclined to each other mean ये एक दूसरे के ऊपर स्लोप की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट हो सकते हैं, और द वैल्यू ऑफ एंगल वेरी फ्रॉम वन सॉलिड टू अनदर। इसका क्या मतलब है, जो क्लीवेज प्लेन होता है वो एक सॉलिड का दूसरे से डिफरेंट हो सकता है, सेम भी समटाइम हो सकता है। जी नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दैट इज एन आइसोट्रॉपी। एन आइसोट्रॉपी के लिए आप एक एग्जांपल रखें, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो हर डायरेक्शन से सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। जबकि कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो इसको बोलते हैं एन आइसोट्रॉपी। जैसे अगर आपके पास एक आलमंड है यानी बादाम है, या एक वालनट है या अखरोट है, आप इसको ब्रेक करें तो आपको पता है हर तरफ से वो आसानी से नहीं टूटता। कुछ उसकी ऐसी साइड्स होती हैं जिनके ऊपर मामूली सी ज़रब अगर लगाई जाए तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है, जबकि कुछ साइडें ऐसी होती हैं कि वो क्रश हो सकता है या इतनी आसानी से ब्रेक नहीं हो सकता। इट मीन वो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से एक स्टोन समटाइम होता है, आप एक ही पॉइंट पे हिट लगा रहे हैं वो बिल्कुल नहीं टूट रहा, और समटाइम ऐसा होता है किसी और पॉइंट पे आप मामूली सी हिट करते हैं वो आसानी से टूट जाता है। तो इसका मतलब है ये भी डिफरेंट साइड से डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एन आइसोट्रॉपी। तो काफ़ी सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं जो एन आइसोट्रॉपी शो करते हैं। उसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है ग्रेफाइट। याद रखना है जो ग्रेफाइट है ना, वो उसमें कार्बन एटम की इस तरह लेयर्स बनी होती हैं, ठीक है। इन लेयर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और आपको नजर आ रहा होगा लेयर से कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ से किस तरफ मूव कर सकते हैं। यानी इस तरफ से इस तरफ ये मूव कर सकते हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम लेयर होने की वजह से मूव नहीं कर सकते। तो ग्रेफाइट के साथ क्या होता है, अगर हम इसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं पैरेलल, यानी इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो भी करते हैं, मूव भी करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास भी करती है। यू मीन टू से कि ये कंडक्टर होता है। लेकिन अगर ये ही ग्रेफाइट की अगर हमारे पास लेयर्स होती हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं, ठीक, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे मूव नहीं कर सकता ड्यू टू हार्ड लेयर्स, तो ये ही इंसुलेटर होगा। यानी अब ग्रेफाइट एक डायरेक्शन से क्या शो कर रहा है, कंडक्टेंस, एक से इंसुलेशन। तो दिस प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एन आइसोट्रॉपी। तो एन आइसोट्रॉपी को एक दफा चेक करें। Some of crystals show variation in physical property depending upon the direction. Such property are called an isotropic property and phenomena is called an isotropy. और वो the physical property of crystalline solid like reflective index, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल थर्मल कंडक्टिविटी आर एन आइसोट्रोपिक इन सम क्रिस्टल्स। और ये एग्जांपल इसमें आ जाएगी ग्रेफाइट की। चेक करें, द वेरिएशन इन दीज प्रॉपर्टी विद डायरेक्शन इज ड्यू टू फैक्ट दैट ऑर्डररी अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टलाइन इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। जिस तरह मैंने ग्रेफाइट का बताया कि पैरेलल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, परपेंडिकुलर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन अदर। और एक्चुअली वाई, इसका क्वेश्चन बन सकता है वाई, तो आंसर electron in graphite are mobile for electrical conduction parallel to layer only, therefore its conductivity in this direction is far better than perpendicular। और similarly cleavage is also an anisotropy। cleavage mean वही, अगर आप उसको फोर्स लगाएं तो उसको आपने ब्रेक करना है तो डिफरेंट डायरेक्शन से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो होती है। जी सिमिट्री, सिमिट्री का लफ्जी मतलब होता है रेपिटेशन, रिपीट होना किसी भी चीज का। तो व्हाट इज सिमिट्री, अगर हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हम उसको 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो उसके फेसेस, एजेस और कॉर्नर अगर रिपीट होना शुरू हो जाए, लाइक कॉमन होना शुरू हो जाए रेपिटेशन के दौरान, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिमिट्री। तो चेक करें, repetition of faces, angles or edges when a crystal is rotated by 360 along its axis is called symmetry। or this is an important property of crystals where the various type of symmetry are found, like center of symmetry होता है, plane of symmetry होता है, axis of symmetry। यानी आप किस साइड से या किस पॉइंट से आप उसको रोटेट कर रहे हैं, तो वो उसकी सिमिट्री कहलाती है। नेक्स्ट, हैबिट ऑफ क्रिस्टल। हैबिट का लफ्जी मतलब आपको पता होगा, आदत को बोलते हैं। तो हैबिट ऑफ क्रिस्टल कि एक क्रिस्टल किस आदत में ग्रो कर रहा है, किस मीडियम में ग्रो कर रहा है, या यू कैन से किस शेप में ग्रो कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हैबिट ऑफ क्रिस्टल। यानी फॉर एग्जांपल कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनको हम प्योर एक सॉल्वेंट देते हैं, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई इम्प्योरिटी होती है और सॉल्वेंट के साथ कोई और केमिकल भी मिक्स होता है। तो अगर उसकी शेप या हैबिट चेंज करेंगे तो जो क्रिस्टल होगा उसकी शेप भी चेंज हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। ठीक,
इसमें एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है, आपके पास अगर सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, आप अगर सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर क्रिस्टलाइज करते हैं तो उसके क्यूबिक क्रिस्टल बनते हैं। ये जो मैंने आगे भी एक आध दफ़ा बनाया, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक क्रिस्टल। लेकिन कहता है अगर इसी वाटर के अंदर 10% यूरिया हम ऐड कर देते हैं तो इसका जो क्रिस्टल है वो नीडल लाइक हो जाता है, यानी ये शेप इसकी चेंज हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। और अगली बात, क्रिस्टल्स बनते कैसे हैं ये भी याद रखना है। हमारे पास अगर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन हो, सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन ऐसा सोल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सोल्यूट डिजॉल्व है सॉल्वेंट में, अगर हम उसको कूल डाउन करें, ठीक है, यानी पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं, फिर उसको हम पहले हीट करें, बॉयल करें, फिर वहां सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएं, ठीक है। यानी यू कैन से आसान लफ्जों में आपने क्या करना है, सॉल्वेंट लेना है, ठीक है, उसको बॉयल करना है और साथ साथ उसमें सोल्यूट ऐड करके उसको स्टिर करते रहना है, डिजॉल्व करते रहना है, ठीक है। एक स्टेज आएगी कि वो बॉयल भी हो चुका है और उसमें मैक्सिमम सोल्यूट डिजॉल्व नहीं हो सकता, अब आप उसको ठंडा करें तो उसका जो एक्सेस अमाउंट डिजॉल्व हुई है वो क्रिस्टलाइज हो जाती है। तो चेक करें जी, द शेप ऑफ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रो इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल आर यूजुअली obtained by cooling the saturated solution or by slow cooling of liquid substance, or these are formed by growing various direction. If condition of growing crystal are maintained, shape also remain the same, और इफ़ द कंडीशन आर चेंज, शेप आल्सो चेंज। और एग्जांपल दिया कि सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक क्रिस्टल होता है, लेकिन अगर 10% यूरिया ऐड हो जाए तो ये नीडल लाइक हो जाता है। नेक्स्ट, आइसोमॉर्फिज्म। आइसो मीन सेम, मॉर्फिज्म मीन मॉर्फिक फॉर्म या क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक। इसको आपने कैसे समझना है, अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड हों जो बाकी हर हवाले से एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन उनकी जो क्रिस्टलाइन शेप है वो अगर सेम होती है, या यू कैन से उनमें एटॉमिक रेशियो कि कितनी कितनी रेशियो से एटम मिले, अगर वो सेम होती है तो इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और वो जो दो डिफरेंट या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड है अगर वो सेम फॉर्म में है तो उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिक फॉर्म। तो चेक करें जी, आइसोमॉर्फिज्म इज द फिनोमिना इन विच टू डिफरेंट सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। और दूसरे भी मैंने एक लफ्ज़ बोला है, सेम एटॉमिक रेशियो। और एक बात और याद रखनी है, ये सिर्फ इनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी बाकी डिफरेंट हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, बाकी मुख्तलिफ चीज़ें डिफरेंट हो सकती है, कलर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर सेम जस्ट हो तो वो आइसोमॉर्फिज्म शो करती है। ठीक हो गया। और दी डिफरेंस ऑप्शंस आर कॉल्ड आइसोमॉर्फ्स। और क्रिस्टलाइन फॉर्म इज इंडिपेंडेंट केमिकल नेचर। बाकी इसको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है, एग्जांपल चेक करें फिर आपको समझ आएगी। ये देखें, ये अगर मेरे पास सोडियम नाइट्रेट है और पोटाशियम नाइट्रेट है, ये दोनों डिफरेंट नेचर है, दोनों की डिफरेंट केमिकल नेचर है, लेकिन दोनों रोम्बोहिड्रल फॉर्म में है। ये कौन सी फॉर्म होती हैं, ये हम अगले लेक्चर में सारी फॉर्म्स को ड्रा करना सीखेंगे। और एटॉमिक रेशियो भी दोनों में सेम है, इस तरीके से इनमें सेम है, इसमें सेम है। NaFMgO क्यूबिक है दोनों, CuAg क्यूबिक है दोनों, जिंक और कैडमियम दोनों क्यूबिक है और इनकी एटॉमिक रेशियो भी सेम होती है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म, और ये एग्जांपल्स याद रखनी है। और नेक्स्ट देखें, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिवली चार्ज लाइक NO3 CO3 आर द सेम, सिमिलरली शेप आर आल्सो अलाइक। और इस तरीके से ट्रायंगुलर यूनिट्स हैं और ये दूसरे जो हैं वो भी टेट्राहीड्रल है। बताने का मतलब शेप सेम हो सकती है और एटॉमिक रेशियो सेम। और याद क्या रखना है, कंपाउंड हैं दो डिफरेंट, लेकिन उनकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है सेम, आइसोमॉर्फिज्म। अब देखें, लफ्ज़ आ गया पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन मैनी, मॉर्फिज्म मीन मॉर्फिक फॉर्म। अब यहाँ उसमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड थे लेकिन उनकी शेप सेम थी। यहाँ कंपाउंड एक होगा लेकिन वो एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाए। जैसे आपने सुना होगा, ऑक्सीजन ओजोन की फॉर्म में भी होती है और O2 की फॉर्म में भी होती है। आपने ये भी शायद सुना होगा, कार्बन है ग्रेफाइट की फॉर्म में भी होता है, डायमंड की फॉर्म में भी होता है, लेकिन ये एलिमेंट है, ठीक है। अगर एक एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाता है तो उसको कहते हैं एलोट्रॉपी। लेकिन अगर एक कंपाउंड एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाता है तो उसे बोलते हैं पॉलीमार्फिक फॉर्म, और इस फिनोमिना को बोलते हैं पॉलीमार्फिज्म। अगेन बता रहा हूँ, अगर एक सिंगल एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाए तो वो एलोट्रॉपी कहलाती है, और अगर एक कंपाउंड एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाए तो वो पॉलीमार्फिज्म कहलाता है। चेक करें जी, पॉलीमार्फिज्म इज अ फिनोमिना इन विच कंपाउंड एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, or that compound which exist in more than one crystalline are called polymorphic form, और दे आर कॉल्ड polymorphs of each other। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखें तो मजीद क्लियर होगा। ये देखें, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये दो शक्लों में पाया जाता है, रोम्बोहिड्रल, आर्थोरम्बिक। और इनमें याद रखें एक टेम्परेचर की लिमिट आती है, उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। उससे बिलो में एक फॉर्म स्टेबल होती है, उससे अबव में एक फॉर्म स्टेबल होती है, उसको आगे जिक्र भी करेंगे।
कैल्शियम कार्बोनेट भी दो फॉर्म्स में पाया जाता है, ट्राइगोनल और आर्थोरॉम्बिक। और ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है मैंने आपको बताया, हमारा अगला लेक्चर इसी पे होगा कि कौन कौन सी शक्ल है। इसी तरीके से एलोट्रॉपी, अब यू कैन से एलोट्रॉपी और पॉलीमॉर्फिज्म है सेम, लेकिन एलोट्रॉपी में एक एलिमेंट एक से ज़्यादा शक्लों में मौजूद होता है और पॉलीमॉर्फिज्म में कंपाउंड एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो यही वो चीज़ लिखी हुई है, देखें सल्फर है तो दो फॉर्म में होता है, ठीक है। इसकी चलो एग्जांपल देखें, रोम्बिक फॉर्म होती है, मोनोक्लिनिक फॉर्म होती है, और इस सल्फर का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है तकरीबन 95.8 या 96 होता है। अब अगर हम टेम्परेचर को 96 से लेस रखते हैं तो वो रोम्बिक फॉर्म में सल्फर ज़्यादा प्रेजेंट होता है, यू कैन से 99% रोम्बिक फॉर्म होती है। अगर टेम्परेचर को 96 से अबव करते हैं तो उसकी मोनोक्लिनिक फॉर्म स्टेबल है, और 96 में दोनों फॉर्म में इक्विलिब्रियम होता है। तो जिस टेम्परेचर पे दोनों फॉर्म्स में इक्विलिब्रियम हो और वो बॉर्डर हो, उस बॉर्डर से पीछे एक फॉर्म स्टेबल हो, उस बॉर्डर के आगे दूसरी फॉर्म स्टेबल हो, तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। लेकिन पहले एलोट्रॉपी देख ले, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इनटू मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक। और आगे ये एग्जांपल्स। और आज का लास्ट टॉपिक ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये कैसा टेम्परेचर होता है जिसमें दो क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती हैं को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम, यानी अगर एग्जैक्ट वो टेम्परेचर देंगे तो 50-50% ऑलमोस्ट दोनों फॉर्म्स होंगी, बिलो पे एक फॉर्म स्टेबल होगी, हाई पे एक फॉर्म स्टेबल होगी, ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, आप इनको बुक में देखिएगा क्योंकि यहाँ ना थोड़ी सी कटिंग हुई है, यहाँ एरो आता है और टेम्परेचर शायद आपको नजर आ रहा होगा 13.2, यानी ग्रेट इन क्यूबिक फॉर्म होती है, वाइट इन टेट्रागोनल। तो 13.2 टेम्परेचर दें तो ये दोनों फॉर्म प्रेजेंट होती हैं, 13.2 से बिलो टेम्परेचर देंगे तो क्यूबिक फॉर्म होगी और अबव देंगे तो टेट्रागोनल फॉर्म होगी। तो एमसीक्यूज आ सकता है कि मैं पूछता हूँ रूम टेम्परेचर लाइक 25 पे जो टिन है वो किस फॉर्म में है, तो आंसर होगा वाइट। अगर मैं बोलूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट पे टिन किस फॉर्म में है, तो ज़ाहिर वो 13.2 से बिलो है तो आप बोलेंगे ग्रे। सल्फर का मैंने बताया 95.8 या 96, तो इसमें देखें बिलो टेम्परेचर पे रोमिक फॉर्म स्टेबल है, अबव पे मोनोक्लिनिक। इस तरीके KNO3 का 129 है, इसके बाद 32 पॉइंट समथिंग है, इसका भी सम चेक कर लेना आपने कि बिलो टेम्परेचर होगा तो फर्स्ट वाली फॉर्म स्टेबल और अबव पे सेकंड, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहाँ तक आपने करना है। नेक्स्ट लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, दैट इज क्रिस्टल लेटस, और ये जो क्रिस्टलाइन शेप्स आपको बताएंगे हम ये पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।